हाय हेलो। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स के बारे में। यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस रेगुलेशंस को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर 19 के ऊपर पहुंचे हैं। आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर 19 करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम आगे के चैप्टर्स को प्रोसीड करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरीके से आपको वीडियोज़ मिलती रहें। यहाँ पे हम यूपी एपीओ की पूरी तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 की। ठीक है। और जितने भी हमारे सब्जेक्ट है सब कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये आपके नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जुडिशरी की या किसी और चीज़ की क्लासेस लेना चाहते हैं एंट्रेंस की, तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और व्हाट्सएप पे, और मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर 19 के ऊपर। चैप्टर 19 बात करता है एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स के बारे में। एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स के बारे में अगर आपने सीआरपीसी के अंदर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हम सेक्शन 82 के अंदर एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स के बारे में पढ़ते थे, जिसके अंदर जनरली क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति जिसके अगेंस्ट सबसे पहले बेलेबल वारंट इशू होते थे वो तब भी कोर्ट में अपीयर नहीं होता था। देन उसके बाद उसके अगेंस्ट एनबीडब्ल्यू इशू होते थे, वो तब भी कोर्ट में अपीयर नहीं होता था। उसके बाद उसको क्या किया जाता था, पीओ डिक्लेयर किया जाता था। और पीओ डिक्लेयर होने से, जिसको हम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर बोलते हैं, इससे क्या होता है कि ये अपने आप में एक अलग से ऑफेंस बताया गया आईपीसी के अंदर। जिस ऑफेंस के अंदर आपको पहले बुलाया जा रहा है वो तो आपके ऊपर चलता ही रहेगा, इसके अलावा ये भी अपने आप में एक ऑफेंस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, ये हमें चैप्टर 19 के अंदर बता रखा है। तो सबसे पहले ये बता रहा है कि एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर होता कौन है। तो पैरा 216 डिफाइन करता है एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर के बारे में। वही बोलता है कि जिसकी अपीयरेंस जो है उसको प्रोक्लेम कर रखा है सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी के अंदर जिसको भी हम प्रोक्लेम कर देते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देते हैं कि ये भगोड़ा है एक तरीके से, उसी को हम यहाँ पे भी पैरा 216 ने बोला है कि सेक्शन 82 के अंदर जिसको आप डिक्लेयर कर रहे हो उसी को हम यहाँ पे भी एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर ही बोलेंगे इस पूरे चैप्टर के लिए। अब एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर जो है दो तरीके के आते हैं हमारे पास यूपी पुलिस रेगुलेशन के अंदर पैरा 217 के हिसाब से। कौन कौन होते हैं, एक होते हैं क्लास ए के एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स और एक होते हैं क्लास बी के एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूपी पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से कितने टाइप के एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स होते हैं। तो आपको याद रखना है दो टाइप के एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स होते हैं। कौन कौन से, क्लास ए के एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स और क्लास बी के एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स। दो हमने क्लास बना रखी है एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स की। अब क्लास ए के एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर कौन से होते हैं, ऑल एब्सकॉन्डर्स हुज नेम, कास्ट, रेजिडेंस एंड एंटीसीडेंट्स हैव बीन वेरीफाइड बियॉन्ड ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट। यानी कि जिनका नाम, पता, जितनी भी चीजें हैं वो सब एक रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड हमने वेरीफाई कर लिया। हमें पता है कि कौन है, कहाँ रहता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या कास्ट है, ये सारी चीजें हमें एकदम एकदम परफेक्टली 100% पता है कि वेरीफाई कर लिया है सारी पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट के बियॉन्ड कि हाँ पक्का यही व्यक्ति था वो। तो उसको हम क्लास ए का एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर बोलेंगे। और एक होता है क्लास बी का, जहाँ पे कंसिस्ट ओनली ऑफ दोज पर्सन हुज रियल नेम्स, रेजिडेंस एंड एंटीसीडेंट हैव नॉट बीन असर्टेन। जिनका हमें सही नाम, पता, एंटीसीडेंट ये सारी चीजें नहीं पता है, उनको हम क्लास बी का एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर बोलते हैं। तो दो क्लासेस हैं जो हमें सर्टेन है, हमें पता है कि कौन है, कहाँ रहता था, क्या प्रॉपर्टी है, वो क्लास ए के हैं। जो अनसर्टेन है, जिनका नहीं पता कौन था, क्या था, उसका रियल नाम क्या था, कहाँ रहता था, वो क्लास बी के एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स कहलाते हैं या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स कहलाते हैं। अब क्या एक्शन लिया जाता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के अगेंस्ट, तो ये हमें पैरा 215 के अंदर दे रखा है। तो जब भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर कोई भी ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी के अंदर यही जहाँ पे ये वाले सेक्शंस आते हैं, इज सेटिस्फाई दैट अ पर्सन होम ही इज एम्पावर्ड टू अरेस्ट। वो क्या सेटिस्फाई हो जाता है कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए एम्पावर्ड है सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी के अंदर, वो क्या कर गया है, एब्सकॉन्ड कर गया, हैज एब्सकॉन्डेड और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ, या फिर अपने आप को छुपा रहा है कि उसको अरेस्ट ना किया जा सके। तो वहां पे ये जो ऑफिसर इंचार्ज है या ऑफिसर जो आईयू है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ही मस्ट अप्लाई टू द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन सक्सेसिवली फॉर अ वारंट ऑफ अरेस्ट। तो वहां पे वो कोर्ट के अंदर अप्लाई करेगा कि जिस भी कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है कि इस व्यक्ति के अगेंस्ट क्या निकाल दिए जाए, वारंट ऑफ अरेस्ट निकाल दिए जाए, और अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 ऑफ द सीआरपीसी एंड एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट अंडर सेक्शन 83 84। और साथ ही साथ ये बोला जाए कि इसके अंदर सेक्शन 82 की जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट कर दी जाए कि इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाए, और इसके साथ साथ जो इसकी प्रॉपर्टी है जो सेक्शन 83 84 में अटैच की जाती है, वो प्रॉपर्टी भी इसकी अटैच करने की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाए। तो ये जो है आईओ या फिर जो ऑफिसर इंचार्ज है वो रिक्वेस्ट कर सकता है।
द ऑफिसर हु आस्क अ कोर्ट टू इशू प्रोक्लेमेशन, तो जोन सा भी ऑफिसर कोर्ट से बोलेगा कि इसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर दो, मस्ट बी प्रिपेयर टू प्रोड्यूस लीगल एविडेंस टू प्रूव दैट द पर्सन हुज अरेस्ट इज डिजायर्ड हैज अब्सकॉन्डेड। तो उसको साथ ही साथ क्या करना है, ऐसे ही थोड़ा ना जाके आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर लोगे, आपको कोर्ट को एविडेंस दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उसकी ड्यूटी बता रहा है कि जोन सा भी ऑफिसर कोर्ट से इस चीज को रिक्वेस्ट करेगा कि वो व्यक्ति जो है वो प्रोक्लेम्ड हो गया है, वो मतलब एक तरीके से भाग गया है, और आप उसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर दो, वो एब्सकॉन्ड कर गया है, तो यहाँ पे उस ऑफिसर को साथ साथ कोर्ट के अंदर लीगल एविडेंस भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। उस चीज को उसको अपने लिए प्रिपेयर कर लेना है कि कोर्ट में से वो लीगल एविडेंसेस मांगेगा। एंड मस्ट नॉट एक्सेप्ट द मियर स्टेटमेंट और रिपोर्ट ऑफ एन ऑफिसर हु हैज नो पर्सनल नॉलेज ऑफ द एब्सकॉन्डिंग टू सेटिस्फाई द कोर्ट। ये नहीं कि सिर्फ जाके स्टेटमेंट दे रहा है, या किसी और की पुलिस ऑफिसर की स्टेटमेंट मान ली या किसी और की स्टेटमेंट मान ली। फर्दर व्हेन एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज इशूड ही मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट इट इज एफिशिएंटली एग्जीक्यूटेड। और ये भी उसको सेटिस्फाई करना है कि जब भी कोई इस तरीके से अटैचमेंट का ऑर्डर होता है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, तो ये उसी ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि ये जो ऑर्डर है ये एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो। तो ये उसकी ड्यूटीज है, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर चाहता है कि किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाए। तो अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स, इसके अलावा कुछ और प्रोविजंस दे रखे हैं एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर से रिलेटेड पैरा 218 के अंदर, दैट एवरी पुलिस स्टेशन a register shall be maintained in which the names and full particulars of all absconded offenders shall be entered। तो यहाँ पे हमें ये हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर इस रजिस्टर को मेंटेन करना है, जिसके अंदर हम जितने भी पीओज होंगे उनके नाम पते ये जितनी भी चीजें हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे। देन पैरा 219 बोलता है कि जो पीपी हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, वो भी एक रजिस्टर को मेंटेन करेंगे पूरी डिस्ट्रिक्ट के ऑफ एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स की, उनकी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स हैं। तो ये पीपी की भी ड्यूटी बनती है, पीओस का एक रजिस्टर बनाने की। देन पैरा 220 बोलता है गिव्स द पावर टू एसपी, की ये एसपी को पावर देता है टू एक्सपंज द नेम्स ऑफ एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स, ही कैन डू सो अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कि वो उनके नाम निकाल सकता है, जितने भी एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स के नाम रजिस्टर में लिखे गए थे। लेकिन वो कब निकालेगा, जब मान लो कि उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, अब तो वो नहीं रहा ना, भगोड़ा नहीं रहा, एक तरीके से वो अरेस्ट में आ गया। दूसरा, उसकी डेथ जो है असर्टेन होगी, हमें पता चल गया कि ये मर गया, ये भाग नहीं रहा था, इसकी डेथ ही हो गई थी। Then, when owing to the death or disappearance of all important witnesses and in absence of proceeding under section 299 of CRPC or for any other reason, the evidence against the absconded offender is found to be insufficient for successful prosecution, की जो भी evidences है, witnesses है, वो हमें नहीं मिल रहे हैं, sufficient नहीं मिल रहे हैं, insufficient मिल रहे हैं, जिसके कारण हम उसके अगेंस्ट 82 की proceeding नहीं चला सकते। तो उस situation में भी फिर उसका नाम यहाँ से निकाल दिया जाता है। द लैप्स ऑफ 30 years इन केस ऑफ एब्सकॉन्डर ऑफ क्लास ए, अगर क्लास ए के अब्सकॉन्डर्स है तो उसके लिए 30 ईयर्स अगर बीत गए हैं जिस दिन उसका नाम रजिस्टर में एंटर किया है, तो निकाल दिया जाएगा। एंड ऑफ 5 ईयर इन केस ऑफ एब्सकॉन्डर ऑफ क्लास बी, और 5 साल में अगर जो क्लास बी के ऑफेंडर्स है उनका नाम निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने कितने टाइम में होता है। 30 ईयर्स होता है क्लास ए के लिए और 5 ईयर्स होता है क्लास बी के लिए। क्या होता है ये कि इतने टाइम में इनका नाम जो है रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा अगर ये नहीं मिलते हैं, तो एसपी के पास पावर होती है। देन पैरा 22 जो है वो डीएम को पावर करता है कि वो इन जो एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स हैं इनके नाम को एक्सपंज कर सकता है। तो वो कब कर सकता है, द डीएम में ऑल्सो ऑर्डर द नेम फॉर एनी ऑफेंडर ट्रायबल इन हिज डिस्ट्रिक्ट टू बी एक्सपंज्ड ऑल्दो द कंडीशन मेंशन इन द प्रोसीडिंग पैराग्राफ हैव नॉट बीन फुलफिल्ड whenever he consider that owing to the insignificance of the offense it is unnecessary to continue the search of the absconder, कि भाई ये जो कोई बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं था, इसका कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप उसको सर्च करना बंद करो, उसका नाम निकाल दो। provided that he shall not thus expunge the name of the offender whose offense is triable exclusively by court of session, लेकिन ऐसा ऑफेंडर जिसका ट्रायल जो है सेशन कोर्ट के द्वारा चलना है, तो यानी कि वो बड़ा ऑफेंस हो जाएगा, तो उसका नाम जो है इस तरीके से एक्सपंज नहीं करेगा डीएम जो है। छोटे मोटे इनसिग्निफिकेंट जो ऑफेंसेस होते हैं उन लोगों का नाम एक्सपंज किया जा सकता है। देन रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बाय कोर्ट अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन हु हैज एब्सकॉन्डेड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन ऑल केसेस इन विच एक्यूज पर्सन हैज एब्सकॉन्डेड, कि जितनी भी सिचुएशन में जो व्यक्ति जो भाग गया है, एक्सेप्ट दोज ऑफ एन एक्सीडिंग ट्राइबल और पेटी नेचर, के भी छोटे मोटे ऑफेंसेस के अंदर भागा था, और व्हेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट द कोर्ट शुड बी आस्क्ड टू रिकॉर्ड द एविडेंस अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 219। तो कोर्ट से आप क्या बोलोगे कि सेक्शन 299 के अंदर उसके एविडेंसेस जो है उनको रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो ये कोर्ट की ड्यूटी भी यहाँ पे बता दी गई है। तो ये हमें क्या दिया गया है, चैप्टर 19। चैप्टर 19 में हमने किस चीज से रिलेटेड बात की, जितने भी एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स होते हैं, एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स। तो आई होप आपको समझ आया हो कि एक्सपॉन्डेड
एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स के रिगार्डिंग या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के रिगार्डिंग हमें यूपी पुलिस रेगुलेशन के अंदर क्या दे रखा है और हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी है। इसके साथ सेक्शन 82 को जरूर एक बार पढ़िएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आपने पढ़ तो रखा ही होगा, बट फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा उसको तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितने भी सीआरबीसी के प्रोविजन साथ साथ चल रहे हैं ना, उनको पढ़ते रहिएगा तो अच्छे से चलती रहेंगी चीज़ें। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। कोई वीडियो में डाउट रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। साथ में अगर आप जब वीडियो देख रहे हैं उस पर कमेंट करना चाहते हैं उस पर कीजिए, मैं साथ में रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और यूपी एपीओ की पूरी तैयारी के लिए आप यहाँ पे बने रहिएगा 21 अगस्त तक। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।